आपको ताजुब होगा मनीष जी की 2004 में जब अटल जी ने बैटन थमाई सरदार मनमोहन सिंह को, तो देश जो है 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था दुनिया की। क्या था वो जादू की छड़ी, जो शेयर मार्केट, जब से शेयर मार्केट हिंदुस्तान में शुरू हुआ तब से बढ़ते बढ़ते 1.2 ट्रिलियन डॉलर पे आया, और 11 साल में नरेंद्र मोदी ने उसको 5 ट्रिलियन डॉलर पे लाके खड़ा कर दिया है। और इस देश से जो सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है वो बता रहा हूँ। तो मनीष जी, किसी ने सोचा था क्या कि जितना दूध इस देश में पैदा हो रहा है उसका दुगना हम पैदा करने लगेंगे 10 साल में? जितना यहाँ मछली पैदा हो रही है उसकी दुगनी पैदा होने लगेगी इस देश के अंदर। आज की तारीख में ये नोट छोड़िए, 13-14 देश हैं ऐसे जहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन हमारा चल रहा है, और 13-14 देश में कौन लोग शामिल हैं? सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। 11 साल पूरे हो गए, 12वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सत्ता, सिर्फ नरेंद्र मोदी की सत्ता नहीं, भारत में एक बड़े बदलाव की ओर। अटल जी जब बने थे तो कहा गया कि पहली बार आधिकारिक रूप से गैर कांग्रेसी सत्ता है, जिनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं रहा। ये पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ, सही मायने में कहिए तो प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार गैर कांग्रेसी सत्ता 2014 को 26 मई को स्थापित हुई, जब नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया और कहा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस दौरान वो हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण डायलॉग में से है कि आज रात 12 बजे के बाद, वो जब गूंजता है आज भी, कहते हैं कि उसने पूरा कायाकल्प कर दिया इस देश को। पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह वही है। आप कह रहे हैं सचमुच वो हुआ जो हमने सोचा ही नहीं था। कैसे देश माने कि वो हुआ कि हमने सोचा ही नहीं था। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, रवि, दर्शक उससे सहमत हो जाएंगे कि वास्तव में पिछले 11 साल के दौरान इस देश में कमाल हुआ है। और जो वो कमाल हुआ जिसे किसी ने नहीं सोचा था कि कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में, वो बड़ा सहज लगता है, बड़ा सरल लगता है। और उसका भी उदाहरण दूंगा कि वो जो कमाल हुआ उसको कितनी सहजता से इस देश ने ले लिया, जैसे लगा कुछ हुआ ही नहीं है। अभी मनीष जी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने बताया कि देश आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और ये बाकायदे IMF ने इस पर पुष्टि कर दी। खबर तो आ गई थी, पिछले महीने आ गई थी, लेकिन आज उसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई। लेकिन हमने कहा ना कि आपने बताया, हम लोगों ने सुन लिया, दर्शक भी इसको बड़ी साधारण सी, अभी रुक जाइए मनीष जी, साधारण सी वो, हाँ, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और अब ये दुनिया ने मान लिया उसको, IMF और वर्ल्ड बैंक सबकी मोहर लग गई इसके ऊपर। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसको जरा अब आप समझिए। और हमारे यहाँ फिर मैं विरोधियों को तो छोड़ दीजिए, समर्थक भी कितने उदासीन हैं। मैं यहीं से शुरू ही करता हूँ कि जो हुआ वो सोचा नहीं था किसी ने। कि आपको ताजुब होगा मनीष जी की 2004 में जब अटल जी ने बैटन थमाई सरदार मनमोहन सिंह को, तो देश जो है 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था दुनिया की। और 10 साल शासन करने के बाद वो महान अर्थशास्त्री, दुनिया का, मतलब क्या कहें, कांग्रेसी कैसे गाने गाते हैं ढोल ताशा बजा के, उसने 10 साल इस देश पे शासन किया। लेकिन 2014 में जब उसने बैटन थमाई नरेंद्र मोदी को, तब भी देश 10वीं ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की था, यानी एक स्थान का भी उसमें वृद्धि नहीं हुई थी। कि 10वें से 9वें स्थान पे आ गया होता भारत तो भी संतोष होता कि कोई कमाल दिखाया सरदार मनमोहन सिंह ने और एक चाय वाले ने, जिसकी पढ़ाई के डिग्री फर्जी बताते हैं, जिसके पिता के ऊपर उंगली उठाते हैं, जिसका बताते हैं चाय वाला है, उस चाय वाले ने 11 साल में ऐसा कमाल किया जिसको देश को कभी विश्वास ही नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि 10 साल का शासन इनका देख चुका था। कि 10 साल बाद आज जब 11वें साल में हम 12वें साल में एंट्री करने जा रहे हैं, तो देश 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर चौथी अर्थव्यवस्था बना खड़ा है। और मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी देखे जाइए, ज्यादा साल या 1.5 साल, देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये होता है कमाल। और मनीष जी, वास्तव में अगर दिल पे हाथ रख के सोचिए, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी छलांग होगी। ये लगता था कि हाँ 10 से हम छठे पे आ जाएंगे, 7वें पे आ जाएंगे, छठे पे आ जाते तो भी बड़ी खुशी होती। और जब भारत छठे पे आया था तो बड़ी खुशी हुई थी कि फिर तरक्की की। तो जो ये जो कभी सोचा ना था, इसको जरा मैं इसीलिए मैंने जरा याद दिला दूं। लेकिन हमारे देश में, और खासकर देश को तो छोड़ दीजिए, वहां पे खैराती वर्ग है और वो उसके विरोध में डंका बजाने लगता है। समर्थक वर्ग क्या कर रहा है, वो याद क्यों नहीं दिला रहा
कि ये 10वीं अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी 10वीं अर्थव्यवस्था और 8.2 की जीडीपी रेट के साथ, जीडीपी की जो वृद्धि दर है उसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने सौंपी थी सत्ता इनको। तो जो वो देके गए थे तुम उसको भी तुमने गंवा दिया। वो 10वें के 10वें पे रहे, और बाद में जब तुमने सौंपी तो जीडीपी वृद्धि दर क्या थी देश जानता है कि 5% पे आ गए थे तुम। तो ये एक तरह से गड्ढे में डाल के 10 साल गए थे। आज जो रिपोर्ट आई है ये बड़ी सामयिक भी है, और एक बार फिर वो कांग्रेस के मुंह पर काली पोत रही। कोई कांग्रेसी आकर इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा कि क्या कारण था कि तुम 10 साल तक तुम कौन सी घास छीन रहे थे कि देश 10वें स्थान पर खड़ा था, और देश 10वें स्थान पर ही खड़ा रहा तुम्हारे 10 साल के शासनकाल में, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको 4थे स्थान पर पहुंचाया है। तो ये तो एक मनीष जी बड़ा काम हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ काम ऐसे हुए हैं कि जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। मनीष जी, मैं शेयर मार्केट से शुरू करूंगा और दर्शकों से कहूंगा आप चौंकेंगे वो आंकड़ा सुनकर। ये हमेशा चिल्लाता है ना अधेड़ कि ये कारपोरेट का है, कारपोरेट की सरकार है, फलाना है, ढिमाका है। पहले जरा ध्यान रखिए कि 2014 में शेयर बाजार में जो हिस्सेदारी थी, शेयर बाजार में जो इन्वेस्टर जिनको कहते हैं, जो वहां पर शेयर खरीदते बेचते हैं, साधारण भाषा में कहूं, उनकी संख्या थी 1,65,00,000। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 120 करोड़ की देश है तो 1,65,00,000 था। तो वो बड़े लोगों का खेल था, बड़े लोग ही खेलते थे, उसमें कुछ जो छोटे मोटे लोग आ जाते थे, अन्यथा वो 1,65,00,000 के बीच में चलता था। और उस शेयर बाजार की पूंजी, उस शेयर मार्केट की मार्केट कैपिटल उस समय 2014 में थी $1.2 ट्रिलियन, और उसी में पूरा सब एक दूसरे गंगा नहाया करते थे। आज की तारीख में मालूम है मनीष जी कितना इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में? आज की तारीख में शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है 13 करोड़। 13 करोड़ इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। और उसकी जो मार्केट कैपिटल है, ये जो 4थी अर्थव्यवस्था बन गया, कोई ऐसे थोड़ी बन गया कि खाली किसी ने ऐलान कर दिया। 13 करोड़ इन्वेस्टर है, और शेयर मार्केट की कैपिटल जो है $5 ट्रिलियन है। जो 1.2 पे थी वो $5 ट्रिलियन पे थी। और ये मैं बता दूं कि 5.2 या 5.25 तो उसने सितंबर 2024 में छू लिया था। बाद में जब गिरा तो $4.5 ट्रिलियन पे आई, और अभी एक महीने पहले 21 अप्रैल को वो $5 ट्रिलियन पे थी। अभी वो फिर $4.5 ट्रिलियन पे है। लेकिन उस गिरावट के बावजूद $4.5 ट्रिलियन जो मैं आज की बता रहा हूं, ये उस 1.2 ट्रिलियन से तो 3-4 गुना ज्यादा है। ये समझिए आप कि ऐसा कौन सा कमाल कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। क्या था वो जादू की छड़ी कि जो शेयर मार्केट, जब से शेयर मार्केट हिंदुस्तान में शुरू हुआ तब से बढ़ते बढ़ते $1.2 ट्रिलियन पे आया, और 11 साल में नरेंद्र मोदी ने उसको $5 ट्रिलियन पे लाके खड़ा कर दिया है। ये कमाल है। और उसमें हिस्सेदारी, उसमें जो 13 करोड़ इन्वेस्टर है उनकी हिस्सेदारी है उस समृद्धि में, जो पैसा बढ़ा है शेयर मार्केट का। इस पर कभी बात करेंगे कांग्रेसी, कोई बोलेगा इसके ऊपर ये कौन सा कमाल हुआ है। और इसका जो सबसे बड़ा मनीष जी, जो इन्वेस्टर बढ़े हैं वहां पर, उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है देश के ऊपर आर्थिक रूप से, तो आप छोड़ दीजिए कि पहले 2014 से पहले जो शेयर मार्केट पहले जुड़े रहे होंगे उनको अच्छे से याद होगा कि FII जो आते थे फॉरेन के, वो अगर पैसा लगा दे तो मार्केट बढ़ जाती थी, पैसा लगा दे तो मार्केट एकदम तबाह हो जाती थी, लगता था सब नाश हो गया। अब उनका प्रभाव बहुत हल्का कर दिया है, क्योंकि वहां पे इंडियन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। और 13 करोड़ लोगों को, मतलब आप समझ रहे, 13 करोड़ से आप ये मान लीजिए कि कम से कम हिंदुस्तान के 10 करोड़ घर जो है उस शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो वहां से पैसा कमा रहे हैं। ये है आज की एक सच्चाई जो किसी ने नहीं सोचा था। जो शेयर मार्केट वाले लोग हों, कमेंट में करके मुझे बताएं कि जहाँ पे 1.65 करोड़ इन्वेस्टर हों और 1.2 ट्रिलियन की, नहीं मैं ये विनोद टोक जी कह रहे हैं, नहीं मैं बता दूं जो विनोद टोक जी कह रहे हैं। विनोद टोक जी आपका आंकड़ा सही दे रहे हैं, लेकिन वो 20 करोड़ इन्वेस्टर नहीं है। वो 20 करोड़ नहीं, वो 22 करोड़ अकाउंट हैं। 22 करोड़ डीमैट अकाउंट है। एक आदमी 2-3 अकाउंट भी खोले हुए अलग अलग कंपनियों से,
वो अलग है, वो 22 करोड़ का फिगर दूसरा है। अगर आप एक आदमी की बात करिए तो 13 करोड़ वो संख्या है आज की तारीख में। तो विनोद टोक जी आप ठीक भी कर लीजिए, 20 नहीं 22 करोड़ अकाउंट खुले हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत अगर आप बात करिए तो व्यक्तिगत रूप से 13 करोड़ लोग हैं। तो मनीष जी छोटा मोटा कमाल है, 1.65 करोड़ से हम 13 करोड़ पर पहुंचे, यानी करीब करीब 11.5 करोड़ लोग जुड़े हैं शेयर मार्केट से। क्यों जुड़े हैं? क्यों जुड़े हैं? जिस कारपोरेट को गाली देता है अधेड़, वो उन लोगों की कमाई, 11.5 करोड़ लोगों की कमाई उस शेयर मार्केट से है। उनको शेयर मार्केट पैसा दे रहा है, उनके जीवन को सुधार रहा है। और आज से 11 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि शेयर मार्केट इन बुलंदियों पे पहुंचेगा। और उसी का नतीजा है मनीष जी की 2000 जिस समय प्रधानमंत्री मोदी आए हैं 2016 में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 23,000 करीब पे, 23,000 कुछ पे जो सेंसेक्स था, आज वो 81-82 हजार पे 85,000 को टच कर चुका है। लेकिन 85,000 से 80,000 के बीच में वो झूलता है, यानी 60,000 पॉइंट की बढ़त हुई है। और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, जो खैराती नाचा करते हैं कि जब मनीष जी कभी मार्केट गिरती है तो आ जाता है पाड़ा, आज 10 लाख करोड़ डूब गए, 10 लाख करोड़ डूब गए, रुपए की बात करता है, 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ये बताओ नरेंद्र मोदी की जब आए थे तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो था वो आज 5 ट्रिलियन डॉलर है। ये किसको मिल गए? ये किसको मिल गए? ये कभी हिसाब करोगे? लेकिन ये कभी वन वे इनका ट्रैफिक चलता है। और इसीलिए मैं शेयर मार्केट को हमेशा कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत मजबूत स्थिति में है और हर आदमी ठीक ठाक है। वहां पर कोई बहुत कोई ऐसा हो कि बड़ा तबाह हो गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 11.5 करोड़ लोग तो घर 11.5 करोड़ लोग घर जुड़े हैं, जिनको वहां से वो अपनी बचत करते हैं या कमाई करते हैं, लेकिन एक तरह से वो आपको आर्थिक स्रोत बना हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। अब आता हूँ, ये मैंने आपको शेयर मार्केट की बात की, अब बिल्कुल विपरीत आ जाता हूँ किसानों पे। मैं आज मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा, वो जो जनधन योजना चल गई या 11 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिल गए या 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गए, ये बहुत हो चुका। प्रधानमंत्री मोदी इसकी लगातार जिक्र भी करते हैं और वो आम आदमी सब जानते हैं। मैं अब बिल्कुल अछूती चीजों बात कर रहा हूँ जिसका जिक्र ये डरते हैं। ये किसान आंदोलन मनीष जी बहुत बड़ा हुआ था और लग रहा था किसान यहाँ भूखों मरा जा रहा है, ये बता रहे थे ये सारे लोग। अब किसान केवल वो नहीं है जो अनाज पैदा करता है, दर्शकों को अब बताता हूं, और ये आंकड़ा सुनकर आप चौंक जाएंगे और उनकी सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी, धज्जियां। मनीष जी इस देश में दूध पैदा करने वाला है, दूध जो है 2014 में आपको मालूम है कितना दूध यहाँ पैदा होता था? 140 मिलियन टन, यानी 14 करोड़ टन। 14 करोड़ टन दूध इस देश में पैदा होता था भारत के अंदर 2014 में। और आज उसकी जो संख्या है वो 240 मिलियन टन है। जो 14 करोड़ मिलियन टन दूध पैदा होता था वो 24 करोड़ मिलियन टन पैदा हो रहा है आज की तारीख में। ये 10 करोड़ टन जो दूध बढ़ा है, 72% ये बढ़ोतरी है। और ये किसान ही करते हैं, ये कोई टाई पहन के कोई मैनेजर नहीं जाता, कोई MBA करने वाला उसको नहीं करता। ये किसानों की ही बात कर रहा हूँ। तो सीधे 72% तो दूध के उत्पादन में वृद्धि, ये बता रही है किसानों का क्या हुआ। लेकिन एक पहलू अभी, मछली भी कृषि में आती है और मछली उत्पादन करने वाले बेचारे मछुआरे, उनकी जरा दशा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसा चमत्कार किया, जरा इसको सुनिए कि मनीष जी 2014 में इस देश के अंदर मछली का उत्पादन 96 लाख टन था, 96 लाख टन। और अभी 2025 चल रहा है, ये आंकड़ा 2024 का ही है कि 2024 में आपको मालूम है कितनी मछली पैदा हुई है? 184 लाख टन। 184 लाख टन यानी 92% ज्यादा। ये मैं अभी किसानों की ही बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं किसान तबाह हो गया और किसान कैसे नंगनाच किया था। तो 72% दूध ज्यादा इस देश में उत्पादन हो रहा है 2014 की तुलना में, और 92% मछली ज्यादा पैदा हो रही है। इसका लाभ किसको मिल रहा है? ये कोई जवाब देगा इनका? और आ जाइए मनीष जी, एक ऐसी किसानी का धंधा मैं कह रहा हूँ कृषि से जुड़ा हुआ है, जिसमें शहरी लोग भी जुड़े हैं और जिसमें ग्रामीण लोग तो बहुत बड़ी संख्या में जुड़े ही हैं।
अंडा, अंडे का कितना बड़ा व्यापार है, आप लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा उसके ऊपर। मनीष जी, 2014 में हिंदुस्तान में 74 बिलियन अंडा पैदा होता था, 74 बिलियन पीस पैदा होते थे हिंदुस्तान के अंदर। और आज की तारीख में मालूम है वो संख्या कितनी बड़ी है? वो संख्या 142 बिलियन हो चुकी है, यानी करीब करीब समझिए 92% इसमें भी वृद्धि हुई है, दुगना हो गया। तो ये इसका सवाल मेरा ये है कि ये दुगना जो हुआ है 92%, आप दुगना मान लीजिए, तो पहले उसी जितने पहले पूरे किसान उसके अपना गुजारा कर रहे थे, आज के समय में उसका उत्पादन दुगना हो गया। तो किसान या तो भूखो, किसान क्या कर रहा है आज की तारीख में? कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? ये 2014 तक जितना उत्पादन हो रहा था उसका दुगना उत्पादन मैं बता रहा हूँ। और इसको जाकर आप कहीं पे भी चेक कर लेंगे, दर्शकों से कहूंगा गूगल में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। ये किसानों की जो गाना गाते हैं, उन किसानों के नाम पर कितना बड़ा झूठ इस देश में बोला जा रहा है। और मुझको हमेशा मुझे कोफ्त यही रही कि इसका सही मंच पर आकर इन बातों को सही ढंग से आकर भाजपा को या सत्ताधारी दल को रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रखते। आज 11वीं सालगिरह है और इस देश से जो सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है वो बता रहा हूँ। तो मनीष जी, किसी ने सोचा था क्या कि जितना दूध इस देश में पैदा हो रहा है उसका दुगना हम पैदा करने लगेंगे 10 साल में? जितना यहाँ मछली पैदा हो रही है उसकी दुगनी पैदा होने लगेगी इस देश के अंदर। जितने अंडे यहाँ पैदा हो रहे हैं उतने उसके दुगने अंडे यहाँ पैदा होने लगे। तो ये कहाँ जा रहे हैं? ये किसकी जेब में जा रहे हैं? और ये जमीनी सच्चाई है। और एक और बताता हूँ, दर्शकों को आनंद आएगा कि मतलब कितने प्रधानमंत्री मोदी ने कितने सूक्ष्मता के साथ किन किन क्षेत्रों को छुआ है। वो बड़े छोड़ दीजिए, अब आता हूँ सूक्ष्म पे। शहद, मनीष जी, शहद की खेती बहुत कितने लोग सुनते होंगे, कितने लोग करते होंगे कि 2014 में यहाँ पर 74,000 टन शहद पैदा होता था हिंदुस्तान के अंदर। टोटल उत्पादन जो था 74,000 टन था। आज की तारीख में वो 1,42,000 टन है। दुगना है। ये 87% हुआ। ये एक और इसका एक दूसरा और बड़ा नायाब इसका एक नमूना और देता हूँ कि 2014 तक तो कुल 74,000 टन पैदा ही होता था। और आपको ताजुब होगा कि आज की तारीख में 1,42,000 टन उत्पादन हो रहा है। और उसमें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, वो 75,000 टन एक्सपोर्ट कर, जितना हमारा कुल पैदा होता था उतना आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं शहद। तो आप सोचिए क्या अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है। और ये जो चौथा स्थान पहुंचा है भारत, तो ये इन लोगों की मेहनत है, ये इन किसानों की मेहनत है और इस देश के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है। उन्होंने बहुत पहले जो है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, वो हमेशा मछली उत्पादन पे, अंडे के उत्पादन पे, शहद के उत्पादन पे और दूध के उत्पादन पे, और ये सारे धंधे सीधे रोजगार से जुड़े हुए हैं मनीष। ये जो दुगना अंडा पैदा हो रहा था उसको ज्यादा लोगों ने पैदा किया जो 2014 में थे, उससे बड़ी संख्या है जो आज इसको उत्पादन कर रहे होंगे। और जो दुगना अंडा है उसको बेचने वालों की संख्या बढ़ी। तो ये एक पूरा चेन बनाती है एम्प्लॉयमेंट की। तो ये आप सोचिए कि क्या कमाल हुआ है कृषि के क्षेत्र में। और आखिरी आता हूँ अनाज। तो अनाज में तो न जमीन बढ़ी न कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो 264 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ था 2014 में, आज की तारीख में वो बढ़कर 333 मिलियन टन है। ये करीब करीब 24-25% इसमें भी वृद्धि है। तो ये किसानों की तबाही का संदेश है ये। तो मैंने एक तरफ आपको बिल्कुल वो बाबू वाला बताया जो टाई पहन के शेयर मार्केट में अंदर होते हैं, उनको क्या लाभ मिला है, और एक बिल्कुल जमीन से जुड़े जो खेती करते हैं उनको जो देश में क्या लाभ मिला है। ये है प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल का कमाल। और इसको चैलेंज है कि कोई आकर जरा तथ्यों के साथ बात करे मुझसे। बिल्कुल, आमतौर पर यही चीज होती है कि लोग तथ्यों के साथ बात नहीं करते, फरेब के साथ इस चीज को ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाता है कि कुछ कहीं से कोई आंकड़ा उठा लिया, किसी अखबार, किसी ऐसे विदेशी मैगजीन से, जिस तरह से हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाती है। एक एक फैक्ट के साथ, इसलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक एक फैक्ट के साथ।
$2 ट्रिलियन की रकम यूपीआई ट्रांजैक्शन और नोटबंदी ने 1 महीने के भीतर पाकिस्तान में नकली नोटों के सरगना द्वारा दी गई खुदकुशी। पीएम मोदी ने इन्हीं 11 वर्षों के कार्यकाल में नोटबंदी नाम के जादू को हमेशा हमेशा देश की आत्मा में जिंदा रखा। इस नोटबंदी के नाम पे जो शरारत हुआ वो अद्भुत था। कहते हैं कि इस नोटबंदी ने इस देश का सही मायने में पूरा कायाकल्प कर दिया। अब आता हूं मनीष जी इसी पर। जी कि नोटबंदी को मैं इस देश के अंदर सबसे बड़ी एक तरह से बदलाव की बात कहता हूँ। नया इतिहास लिखा गया है कि नोटबंदी कितना बड़ा चेंज लाई है इस देश में। अब दर्शकों से कहूँगा जरा आप ध्यान दीजिए, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि आप पहले 2016 से पहले आप कोई भी सामान खरीदने जाते थे तो वो चाहे वो पेट्रोल टंकी वाला हो, चाहे वो बनिए की दुकान हो, या फिर आप कहीं बड़ी जगह हो, कहीं ज्वेलरी की दुकान पे हो, वो पहले यूं करके देखता था नोट, चाहे उसको पूछ रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को संतुष्ट करता था कि नोट नकली तो नहीं है कहीं। ये था आतंक यहाँ पर नकली नोटों का। और आज की तारीख में कोई नहीं देखता कि यूं करके वो देख रहा हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, एकदम बहुत सटीक बात। कोई नहीं यूं करके देखता है एकदम। उसका कारण क्या है मनीष जी? उसका कारण वही है जो मतलब अभी 1000 आप और 500 के नोट को तो हर कोई यूं देखता ही देखता था। वो एकदम बहुत सटीक। इस कदर यहाँ छाए हुए थे। उसका कारण है कि आज की तारीख में $3.3 ट्रिलियन जो है वो हम यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक तरह से देश को कितनी बड़ी व्याधि से उन्होंने मुक्त कराया, कितनी बड़ी बीमारी से मुक्त कराया है, और एक तरह से बूस्टर दिया है देश की अर्थव्यवस्था को। ये सबसे खास बात है। और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में नकली नोट तो कहीं इक्का दुक्का, और वो जो पकड़े जाते हैं उनको कभी आप मैं हमेशा गौर से पढ़ता हूँ कि ये पकड़े गए करके, तो वो कोई प्रिंटर से निकाल रहा है, कोई फोटो स्टेट निकाल रहा है। वो लोकल लोग जो खुरापाती लोग हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट किया करते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई बड़े पैमाने पर जिस तरह से यहाँ पर नकली नोट की सप्लाई होती थी, देश की नसों में जहर घोला जा रहा था, वो खत्म हो गया। और उसका एक कारण भी समझिए कि इसीलिए आज मुझसे किसी ने आग्रह किया था तो मैंने उनको भेजा भी था लिंक। आज मैं नाम भी बता देता हूँ कि 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी लगी और उसके ठीक 1 महीने बाद 9 दिसंबर 2016 को कराची में जावेद खनानी नाम का आदमी था। जावेद खनानी, याद रख लीजिए। और उस जावेद खनानी ने अपने ऑफिस से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वो इतनी बुरी तरह से डूब गया था कि उसने लाखों करोड़ों के मनीष जी जाली नोट छपवा के रखे थे। जाली नोट छपवाने में भी पैसा खर्च होता है, और वो नोट उसके पानी हो गए थे, खत्म। तो वो 1 महीने तक उलझा रहा। उसके बाद उसने कूदकर आत्महत्या कर ली। जरा मैं खबर दिखा दीजिए, मैंने डाला है इसीलिए ये यूपीआई ट्रांजेक्शन की भी और उसकी दोनों की साथ ही डाली है, ताकि दर्शक उसको देख लें कि क्या कमाल किया है उस नोटबंदी ने। इस देश के बहुत बड़े दुश्मन को मौत की नींद सुला दिया, और देश को उस बहुत बड़ी व्याधि से, कोरोना की तरह महामारी थी वो। नोटबंदी ने सही मायने में कहा कि यदि देश का कायाकल्प कहीं से हुआ तो सबसे बड़ी भूमिका उसमें नोटबंदी की है। और पाकिस्तान का यदि अर्थतंत्र चौपट हुआ उसमें सबसे बड़ी भूमिका नोटबंदी की है। वो भले ही राजस्थान की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कह दिया हो कि हमने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, लेकिन वो बड़ी भूमिका जो थी मेरे ख्याल से शायद वो डल नहीं पाया शायद। क्लियर ना हो? नहीं है मनीष चलिए है। जी जी। तो ये दो तथ्य, ये जो है ये एक 11 साल की कार्यकाल की प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसका नतीजा है कि आज 25 मई को ये खबर आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि हो रही है। तो ये बड़ा बड़ा उपहार है अपने 11 साल पूरे करने पर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को दिया है। ये हम देश कहाँ खड़ा था आज से 11 साल पहले, और हम कहाँ पे आके पहुंच गए हैं।
तो ये तो हुई आपको जो तत्काल वाली बात। ये मैंने वो बातें बताई जिनके बारे में सोचा नहीं था किसी ने कि इस तरह का बदलाव होगा इस देश के अंदर। और मैं बता दूं मनीष जी कि देश में सत्ता परिवर्तन तो हमेशा होते रहे। 1977 में हुआ, 1989 में हुआ, 1997 में हुआ। और कायदे से देखा जाए तो अटल जी आए तब भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन वो लंगड़ा लूला अपाहिज सत्ता परिवर्तन था। 180 सीटें लेके अटल जी बेचारे क्या करते। तो जैसा हुआ जैसे चला, वो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस हमेशा पलट के सत्ता में आई, कभी कभी तो 2 ही 3 साल में आई, बाद में अटल जी आए तो 6 साल उसको इंतजार करना पड़ा। लेकिन 2014 में, और ये इसी भरोसे थे, इन्होंने इतने जाल बिछा रखे थे, इनको था कि बहुत ज्यादा 5 साल चलेगा, 5 साल बाद ये सत्ता में वापसी करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी वो जो 5 साल ये सपना देख रहे थे, उसको उन्होंने आज जो है 15 साल का कर दिया। हाँ ये देखिए, नकली नोट के सौदागर की खुदकुशी, दाऊद से था खास कनेक्शन। ये दाऊद इब्राहिम लश्कर ए तैयबा और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी संगठनों को नकली नोट सप्लाई करने वाले और हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने वाले शख्स ने पाकिस्तान में सुसाइड कर लिया है। और ये खबर जो है दिसंबर 9 2016 की खबर है, इसमें डेट पड़ी हुई है। ये करने वाला और हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने वाले शख्स ने पाकिस्तान में सुसाइड कर लिया है। इस शख्स का नाम जावेद खनानी है। भारत सरकार के नोटबंदी के फैसले से जावेद खनानी का धंधा चौपट हो गया और कराची में अपनी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से छलांग लगाकर उसने सुसाइड कर लिया। ये प्रभाव पाकिस्तान में पड़ा था। और अब आप जरा समझिए कि किस तरह यहाँ बिलबिलाते थे विपक्षी और कैसे गाली देते थे जो नोटबंदी को। तो ये पाकिस्तान की ही मदद कर रहे थे। ये बार बार इसी में लगे थे कि नोटबंदी का फैसला वापस ले ले मोदी। क्यों कह रहे थे उसको जरा कारण समझिए। बड़ी लंबी कहानी है इसकी, कभी फिर किसी दिन हम लोग और करेंगे। और जरा बगल वाला देखिए मनी जी, यूपीआई ट्रांजेक्शन। ये in 2024 UPI transaction value in India was approximately rupees 247 trillion or roughly 3.2 trillion US dollar. This represents a significant increase from the rupees 183 trillion in value processed in 2023. ये असर आया है जो आम नोट देखते हैं। अब नोट की जरूरत ही नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा उपहार दिया, पूरी दुनिया इनके यूपीआई वाला जो कारनामा है उससे पूरी दुनिया पहुंचा गया। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने मंचों पर कह चुके हैं कि मुझसे कई राष्ट्राध्यक्षों ने पूछा है कि कैसे किया आपने, क्या कैसे ये हो सकता है। और जो सबसे गर्व की बात है मनीष, याद करिए 2014 तक हमारी क्या स्थिति थी। 2014 तक एक नेपाल में तो हमारा नोट चलता था कि वहां पे आप इंडियन करेंसी को दुकानदार ले लेते थे। उसमें भी कुछ ऐसे थे जो नहीं लेते थे, कहते थे बदलवा के लाओ, नेपाली करेंसी लेंगे। आज की तारीख में ये नोट छोड़िए, 13-14 देश हैं ऐसे जहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन हमारा चल रहा है। और 13-14 देश में कौन लोग शामिल हैं? 13-14 देशों में फ्रांस भी शामिल है। फ्रांस हमारी इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है। 14 देश। ये छोटी मोटी उपलब्धि कोई आपने कभी सोचा था कि आप फ्रांस में जाकर कोई सामान खरीदेंगे और इंडियन करेंसी में खरीदेंगे, यूपीआई से आप ट्रांजेक्शन करेंगे और उसका पेमेंट अब इस तरह से करेंगे? तो ये कमाल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में। और अभी उनकी जो असली बात है जिसका संभवतः आप लोग इंतजार कर रहे हो, उस पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि जिसमें कभी सोचा नहीं था। ये आर्थिक के अलावा अगर और कोई मुद्दा हो तो मैं कहूँ जरा कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको। ये आपको वो बता रहा हूँ कि और जो सबसे बड़ा वो किसी ने नहीं सोचा था, इस देश में नहीं सोचा था, दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था मनीष जी। और वो है जो 25 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर लाए थे। 25 करोड़ लोग। और वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का डाटा है। और उसमें एक डाटा और है वर्ल्ड बैंक का कि 17 करोड़ लोग, जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, उनमें 17 करोड़ से ज्यादा लोग वो लोग थे जो एक्यूट पॉवर्टी, यानी उनको आप उस श्रेणी में रख सकते हैं कि दिन में एक समय खाना मिला, कभी कभी वो भी नहीं मिला।
रात में भूखे सो गए, वो स्थिति में इस देश के 17 करोड़ लोग थे 2014 में, और 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी उनको बाहर लेके आए हैं। और उसका सबसे बड़ा सामना है कि जो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, तो वो उसका एक बहुत बड़ा उसकी इलाज है, बहुत बड़ा उपचार है उस गरीबी का। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया है। इस देश के खैराती, इस देश के मूर्ख, इस देश के धूर्त, इस देश के विदेशी दलाल, वो भले ना एक्सेप्ट करें इसको, लेकिन इसको एक्सेप्ट करेगा ईश्वर, इसको एक्सेप्ट करेगा ईश्वर। क्योंकि वो जो 25 करोड़ लोग जो भोजन को तरसते थे, उनको 2 टाइम का भोजन आराम से मिल रहा है, तो उनकी आत्मा जो उनको आशीर्वाद दे रही ना, वो उसका कोई काट ही नहीं है मनीष जी, उसकी कोई काट नहीं है, वो प्रभु ही के पास जा रही सीधे। और इसीलिए सारे खैराती, सारे अधेड़, ये पूरा इटालियन गैंग, ये चाहे जितनी गालियां दे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और वो आदमी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूँ तो खैराती पीछे पड़ जाएंगे। हालांकि क्या वो कि वो देवत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, देवत्व की तरफ। जो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 साल के अंदर एक कारनामे किए हैं, और अभी 4 साल उनके बाकी हैं। और जरा रुक जाइए, मेरा अपना इंट्यूशन बोलता है कि अभी 10 साल मोदी को इस देश में और रहना है। और 10 साल बाद, अभी मनीष जी ने कहा, मैं उस समय सुन रहा था चुपचाप, कि अभी हम तीसरे पे तो आ जाएंगे। जर्मनी से हमारा करीब करीब 0.7 ट्रिलियन का अंतर रह गया, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1.5 साल के अंदर हम तीसरे पे आ जाएंगे। लेकिन मनीष जी ने उसके साथ एक बात और कही कि वो जो दूसरे और तीसरे पे है, उस पे हमें जरा दूर की कौड़ी है, चीन वाला। तो चीन मेरे ख्याल से 15 ट्रिलियन पे है मनीष जी इससे। और 10 साल प्रधानमंत्री मोदी को इस देश की कमान संभाले रहने दीजिए। वो दूर की कौड़ी नहीं, हम चीन के लिए दूर की कौड़ी होगा भारत। ये कहीं नोट कर लीजिए, 10 साल लगेंगे उसमें। 5 ट्रिलियन पहुंचने के बाद भारत को 15 ट्रिलियन पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और चीन के, हम बिल्कुल चीन की गर्दन पकड़ रहे होंगे, ये तय है। अभी दूर की कौड़ी वो रह नहीं गया, लेकिन शर्त केवल एक है। जब 3 ट्रिलियन था, तो जब 5 ट्रिलियन की बात करते थे तो सपना लगता था। आज बिल्कुल हम 5 ट्रिलियन की तरफ एकदम से बढ़ी। यदि कोरोना बीच में नहीं आया होता तो तय सी बात है, मुझे लगता है कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बन चुका होता। और सबसे खास बात, यहाँ पे जिस तरह खैराती जिस तरह लगे रहते हैं, इनको जरा सोचिए कि ये कैसा खलमंडल मचाते हैं। उसके बावजूद हमारी ये उपलब्धि है। और जब भी कभी कोई बात करे तो मैं तो इसीलिए मैंने ट्विटर में मैंने तीनों खबरें डाल दी हैं कि एक बार जरूर कांग्रेसियों से पूछिए कि 2004 में जो 10वें स्थान पे भारत था, और 2014 में भी 10वें स्थान पे था भारत, तुम लोग क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी ने तो जो किया है, तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां, जो जिनका जिक्र नहीं होता। जब भी अभी कल 26 मई जब होगी, 11 साल की बात होगी, तो सब वही जनधन योजना उसकी बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ वो योजनाएं वो लोगों तक पहुंच चुकी, और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। अब वो चीजें मैंने आज आपसे जिक्र किया जिनका जिक्र कहीं नहीं। आपको अंडे के उत्पादन पे कभी बात होती है, मछली के उत्पादन पे कभी बात होती है, दूध के उत्पादन पे कभी बात होती है, शहद के उत्पादन पे कभी बात होती है। और क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सब किसान हैं। ये कोई टाई पहन के मैनेजर साहब वहां नहीं उत्पादन करते हैं। ये आपको किसानों की ही श्रेणी में आते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं मनीष जी आपके बिहार में गए थे, तब नीतीश कुमार साथ था, 7-8 साल हुए। और मैं अब बताता हूँ प्रधानमंत्री मोदी का मुझे अदा क्यों पसंद है। आपके शहर से जुड़ा कोई कार्यक्रम था, उसी में बोलने गए थे, और 40-45 मिनट वो बोले थे। और मुझे ताज्जुब हुआ कि कितनी तैयारी से ये व्यक्ति रहता है कि 40-45 मिनट वो केवल शहद के ऊपर ही बोले थे कि शहद से आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। और इतने रोचक अंदाज में बोले थे, इतना कि आप उसको सुनते रहें। मेरा तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने 40 मिनट वो बड़ा बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुना उसको। तो जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की रुचि लेता है, तो वहां उत्पादन तो दुगना होगा ही होगा। 87% आज अगर शहद बढ़ा है, तो वो गांव में रहने वाले किसानों के लिए बढ़ा है, जो पैदा करते हैं। और जो बड़े आपको 5 स्टार मिलते हैं कि हम शहद की कंपनी है, पैदा वो किसानों से ही करवाते हैं। किसान, उसका मेन लाभ करता किसान ही है। और ये 4 चीजें मैंने जो प्रमुख बताई, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसानों के साथ क्या हुआ है। और इसीलिए अब आता हूं, जरा एक और तथ्य समझिए
कि ये लफंगे 4, 5, 7, 8 महीने तक दिल्ली में नंगे होके नाचते रहे। इनके पास 4-5 हजार लोगों से ज्यादा कभी जमा नहीं हुए। कभी वहां पे कोई किसान कि आज 50,000 आ गया या आज 1 लाख किसान आ गया, नहीं आया, क्योंकि वो जमीन को सुख भोग रहा है मोदी काल का। और इसके अलावा जो मिलाड बैठे हैं, जिन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी बना दी थी किसान बिल पे कि 3 आदमियों की जरा वो चेक करके बताओ कि ये किसान बिल सही है या गलत है, उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसको आज तक मिलाडों की बताने की हिम्मत नहीं पड़ी, आज भी उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। उस कमेटी ने, जो उन्हीं की बनाई हुई कमेटी थी, कि उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी कि 87% किसान इस देश का किसान बिल से सहमत है। ये रिपोर्ट थी उस कमेटी की। तो वो क्यों थी, ये रिजल्ट बता रहे हैं। ये जो 11 साल के अंदर कमाल हुआ है, तो ये लफंगे, ये डकैत जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, ये डकैत चाहे जितनी बातें करे, किसान को तो क्या लाभ मिल रहा है वो सामने है। बिल्कुल, और इसीलिए पूरे इकोसिस्टम के माध्यम से देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन साजिश पर बोला कि आप किसी के मौलिक अधिकार को अपने मौलिक अधिकार के लिए दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते, आप सड़क पे नहीं बैठ सकते। लेकिन इस फर्जी किसान, ये डकैतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मौन लगा दिया। इसका मतलब है कि पूरी इस दुर्दशा के लिए कई मायने में सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया, इन फ्रॉड किसानों को, इन बेईमानों किसानों को, जिसने किसानी का आवरण ओढ़ करके उस सच को छुपाया जो किसानी के रूप में एकदम अलहदा, एकदम अलग था। और एक तथ्य और बता दूं मनीष जी, जिस पर सबसे ज्यादा रोना होते हैं, सबसे ज्यादा रोना होते हैं, कि आप वो रोजगार को लेकर, किसान के बाद आ जाइए रोजगार पे। कि 2014 तारीख याद रखिएगा, 2014 को इस देश में ईपीएफओ, जो वही एक डाटा है जो आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का सही बताता है, कि 2,91,00,000 लोग नामजद थे वहां पर, कि 2,91,00,000 लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिनकी फंड कटता है, और उनकी संख्या ये है। और करीब करीब 7.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो जिनका इरेगुलर था फंड, कि कभी कटा फिर छोड़ दिया, फिर कटा फिर छोड़ दिया, लेकिन वो नामजद थे वहां पे, उनका नाम चढ़ा हुआ, रजिस्टर्ड थे। तो 2.91 करोड़ वो जो रेगुलर थे, और 7.5 करोड़ करीब इरेगुलर थे। और जो उनके फंड का जो पैसा कटता था मनीष जी, उस फंड से जो कॉर्पस फंड था, वो करीब 5.4 लाख करोड़ था, यानी 5.5 लाख करोड़ रुपए समझिए था, कि वो फंड का जो पैसा जमा होता था, वो उसकी राशि 2014 में 5.5 लाख करोड़ थी। आज मालूम है कहाँ पे ये जब बात करता है, पाड़ा करता है, सनसनीबाज करता है, अधेड़ करता है, ये बेशरम इस अंतर को कभी नहीं बताएंगे आपसे। और ये इसलिए नहीं बताएंगे कि ये प्रधानमंत्री मोदी का काम नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी का कमाल है जो उन्होंने 11 साल के अंदर किया है। कि जो 2.91 करोड़ लोग थे जो रेगुलर थे, और ये समझिए 47 से 2014 67 साल में संख्या थी, और आज की तारीख में उनकी संख्या जो रेगुलर हैं, उनकी संख्या हो चुकी 2.91 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ लोग आज इनका प्राइवेट फंड कट रहा है। यानी 5 करोड़ लोगों को तो सीधे नौकरी जो रेगुलर है, ये इसको समझिए। और इसमें ये आंकड़ा देश की सेहत कैसे सुधार रहा है, ये चौंकाने वाला है मनीष जी। जो थंबनेल है, कि वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। ये 5.5 लाख करोड़ जो था, ये 67 साल में कछुए की तरह चलते 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 पहुंचा था। और आज की तारीख में वो फंड मालूम है मनीष जी कितना है? वो फंड है 24 लाख करोड़, 24.75 लाख करोड़, यानी 25 लाख करोड़ है। जो 5.5 लाख करोड़ था, वो आज की तारीख में 24.75 यानी 25 ही मान लीजिए, 25 लाख करोड़, 5 गुना ज्यादा आंकड़ा है। ये कहाँ से आ रहा पैसा? और ये आंकड़ा इसलिए बताना जरूरी था कि हमने जो अभी आपको बताया आंकड़े, कि आप सारी बातें झूठ बोल सकती सरकार, मान लीजिए मेंबर भी झूठ है, वो जो 25.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा है, वो रवीश कुमार के बाप नहीं आके जमा कर गए थे, वो सनसनीबाज के बाप आके नहीं जमा कर गए थे। वो उन मजदूर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह के पैसे हैं जो उनको रिटायरमेंट में मिलेंगे। ईपीएफओ का फंड है और उसका कॉर्पस फंड। तो ये अपने आप में संख्या बता देती, बाकी तो आप छोड़ दीजिए, आपको याद रहे न रहे
कि ईपीएफओ का कॉर्पस फंड जो 5.5 लाख करोड़ था, आज की तारीख में 25 लाख करोड़ हो चुका, 5 गुना वृद्धि हुई है इसके अंदर। ये कौन कर रहा है? ये वो काम है जो कभी सोचा नहीं था किसी ने, इस देश के अंदर ये परिवर्तन होगा। और दूसरा मनीष जी, वो प्रधान मोदी अक्सर उसकी बात करते हैं कि जो मुद्रा योजना है उसके बारे में कभी बात नहीं करते, ये कभी भी पक्षी बात नहीं करते। उसने कितनी बड़ी संख्या में रोजगार दिया है कि 30 लाख करोड़ रुपए तो बांटे गए उनको, जो जिनको लोन मिला है वो करीब 42 करोड़ उनकी संख्या है। उन 42 करोड़ में एक बताया जाता है कि करीब 11-12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार काम शुरू किया। तो मैं उन्हीं को लेता हूँ रोजगार के संदर्भ में, बाकी छोड़ दीजिए 30 लाख करोड़, तो 30 करोड़ जो है कि 12 करोड़ लोग अपना रोजगार वो शुरू कर रहे हैं। मनीष जी, उसमें एवरेज अगर आप मान लीजिए जो आदमी अपना काम कर रहा है, एक आदमी को तो वो अलग अतिरिक्त रोजगार दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, मान लीजिए केवल 12 करोड़ लोग हैं, तो 12 और 5 17 करोड़ लोग। तो ये जो आते हैं ना कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्या क्या कहाँ दिया, कैसे दिया, वो हरा कुर्ता चीखता है, कांग्रेस के प्रवक्ता चीखते हैं, तो उनके मुंह पर 17 करोड़ लोगों का तो आंकड़ा ये सीधे सीधे रखा है सामने, जिसको कहीं ये झुठला ही नहीं सकते। और मैं जो 30 करोड़ शेष लोग हैं, 30 करोड़ जो शेष लोग हैं, उनमें मनीष जी वो तो 10 लाख 20 लाख 20 लाख रुपए तक का लोन है उसमें, कि उनमें मानिए कि कम से कम 10 करोड़ लोग तो ऐसे हैं ना जिन्होंने 1-2 लोगों को नौकरियां दी होंगी, या वो अकेले धंधा करने लगे, बैठ के मशीन अकेले चलाने लगे, अकेले बेचने लगे, तो उनके सेल्स के लिए कोई होगा, उनके प्रोडक्शन के लिए कोई होगा। मैं न्यूनतम मानता हूँ कि 10 करोड़ लोग, तो 17 और 10 27 करोड़ लोग, तो 11 साल में 27 करोड़ लोगों को वो रोजगार है जो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद मिला है। क्या कहेंगे? और ये कहते हैं 2 करोड़ देने के बाद कहाँ है रोजगार? तो ये कैसे झूठ पे नाचते हैं। और वो प्रधानमंत्री मोदी का जो कमाल है 11 साल का, जो कभी नहीं हुआ 78 साल में, 10 साल के अंदर। एक तो 10 साल नेहरू रहा तो वो तो नकारा निकम्मा था ही, या उसके बाद इंदिरा गांधी नहीं तो वो भी ऐसी कोई उपलब्धि इसका दशमांश भी नहीं था, बस वो प्रधानमंत्री रही, इतने काफी है। तो 10 साल के अंदर 27 करोड़ लोगों को रोजगार, किसानों का ये बताया आपको, और शेयर मार्केट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। ये है प्रधानमंत्री मोदी का कमाल, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि इसमें आप मुद्रा योजना को छोड़ दीजिए, इन विषयों पर किसी ने अभी बात नहीं की। बिल्कुल सर, एक और महत्वपूर्ण विषय जिस मंच से हम और आप हैं, बताया गया शायद, मुझे यदि आंकड़े सही है, 21 करोड़ डॉलर सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हिंदुस्तानी कमा रहे हैं। शायद यदि हो सकता है आंकड़े में मेरी गलती हो। नहीं, मतलब 21,000 करोड़ 21,000 करोड़ 21,000 करोड़ 3 साल में। हाँ, 3 साल में 21,000 करोड़। और जो ये मंच है हमारा आपका, हम और आप जिस तरह से इस पत्रकारिता को भी ये मंच बना पाए। एक समय था कि यूट्यूब पर कुछ लोग आते थे, कुछ इस तरह का जोक्स करके, कुछ रील्स बना करके इस तरह का काम करते थे। जर्नलिज्म इस पे हुआ। 1 GB मिलता था सर ऑफिस से हम लोगों को, महीने का पूरे महीने 1 GB में काम चलाना होता था। और वो यदि क्रॉस कर गया तो उसके बाद मतलब उसका पैसा आपको अपने पॉकेट से भरना पड़ता था, यदि आप उसको क्रॉस कर गए तो। मुझे लगता है कि डेटा क्रांति जो हुई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने पूरे भारत का, कहा जा रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा का यूज भारत करता है। यूट्यूब से सबसे ज्यादा कमाई दुनिया भर में भारत करता है। ये एक अलग मंच बन गया कि घर बैठे महिलाओं का अलग ब्लॉग, बच्चे जो आईआईटी कर करके, कई लोग, अभी मैं एक दिव्य कृति जो एक आईएएस एसोसिएशन चलाते हैं का पढ़ रहा था कि उसके कई ऐसे स्टूडेंट जो आईएएस बन गए, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि 25-26 साल का बच्चा जो है उससे कई गुना ज्यादा पैसा एक महीने में कमाता है। मतलब ये एक अलग आंकड़ा जिसपे चर्चा नहीं है, बेरोजगारी का रोना। चूंकि ये आरक्षण के लालच में जो एक नहीं होता जातिवादी जहर जो राहुल गांधी कर रहा है कि बेरोजगारी, भाई इस क्षेत्र में जिसकी काबिलियत होगी, चाहे वो किसी भी मजहब का होगा, किसी भी जाति का होगा, गांव का होगा, गरीब गुरबा होगा, सामान्य मजदूर यूट्यूबर बना है, उस तरह के लोग कमाई कर रहे हैं। इसने भारत के पूरे अर्थतंत्र को जो है कायाकल्प कर दिया है, जिसपे कभी चर्चा ही नहीं हुई। और इस सरकारी नौकरी का फरेब, आरक्षण से हिंदुओं को जाति में बांटने का खेल, जैसे कि बिहार जैसे राज्य में नौकरी है नहीं, लेकिन नशा किस बात का?
जातिवाद का जहर जितना चल पाता है बिहार यूपी में आज की तारीख में भी, वो कहीं नहीं है। जातिवाद का नशा गुजरात में भी है, दूसरे राज्यों में भी है, लेकिन देखिए उन्हें इस रूप में नहीं कि हमें आरक्षण मिलेगा, हम ऐसा कर जाएंगे वैसा कर जाएंगे। इस डिजिटल इंडिया ने जो कायाकल्प किया है, मुझे लग रहा है उसमें बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो खुद बड़े इनिशिएटिव थे, बड़े टेक्नोक्रेट थे। यदि पीएम मोदी टेक्नोक्रेट नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि डिजिटल क्रांति इस देश में हो पाती और इतना बड़ा जो यूट्यूबरों का साम्राज्य बन पाया सोशल मीडिया पर, वो बन पाता। मैं मनीष जी एक बात और बताऊंगी, जो जातिवाद पे कूद फांद रहे हैं, उछल रहे हैं, लेकिन इनको उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कि अभी दर्शकों के सामने मैंने रखा कि 2014 के बाद, और पहली बार नौकरी करने की बात मैं कर रहा हूँ, कि 27 करोड़ लोगों का आंकड़ा आपको गिना है, तो क्या 27 करोड़ लोग सब ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और वही लोग कर रहे हैं क्या? वो वही जिसको पीडीए की माला जप रहा है अखिलेश यादव, वही पीडीए को नौकरी मिल रही, वही 27 करोड़ में उन्हीं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। और मुद्रा योजना जो लोन दिया गया है, उसमें 60-70% पीडीए ही है, जिसका ये रोना छाती पीटा करते हैं अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी। तो ये सच का आकलन नहीं करते, सच से सामना नहीं करते, ये एक सिगुफा लेके चलते हैं। लेकिन जमीन पर लाभ तो उन्हीं को मिल रहा है सबसे ज्यादा, पूरे देश के लिए है। तो वो आदमी जिसको लाभ मिल रहा है वो काहे की सुनेगा, और इसीलिए ये अकेले बैठ के ढोल पीटा करते हैं। इनको कोई समर्थन उस तरह का नहीं मिल रहा जैसी ये अपेक्षा कर रहे थे। बिल्कुल यही वजह है कि चूंकि चीजें अब इस डिजिटल युग में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, इसलिए इस तरह से इनकी इनकी दाल गल नहीं रही है। बहुत सारे लोग रहे हैं कि मोदी काल में जो खास करके जो स्वास्थ्य में जो एक बदलाव आया है, जैसे विशेष रूप से जो उनकी एक दूरगामी योजना, अभी जो 75-70 साल से अधिक उम्र के लोगों का या फिर 5 लाख का जो। मैं मनीष जी इस पे ये वो बातें थी जो अनछुई थी, अनकही थी। अभी आता हूँ स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य तो केवल एक ही चीज से समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब 380 मेडिकल कॉलेज थे, और आज की तारीख में 780 मेडिकल कॉलेज हैं। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है इस देश के अंदर, कि दुगने मेडिकल कॉलेज 10 साल के अंदर हो चुके हैं। तो और उसी तरह से सरकारी अस्पताल बढ़े हैं संख्या उनकी। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो कैसी उन्होंने उन्नति की है, ये एक ही आंकड़ा बता देता है। और सबसे खास बात कि उस समय हिंदुस्तान में 2014 में करीब करीब 80,000 सीटें थी एमबीबीएस की। आज की तारीख में 1,70,000 सीटें, यानी दुगने से ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं। और इसमें आप जो ये पीडीए आरक्षण चिल्लाते हैं, तो इन्होंने कभी कल्पना सोचा नहीं होगा कि जितनी सीटें कुल हुआ करती थी जिसमें इनको आरक्षण मिलता था, उससे दुगने से ज़्यादा सीटें आज हो गई हैं। तो कायदे से तो इनको इनका हिस्सा तो मिल रहा, तो पूरा मिल ही रहा है, और देश का जो भला हो रहा। तो जब दुगने डॉक्टर तैयार होंगे, दुगने मेडिकल कॉलेज होंगे, और लगभग 50% सरकारी अस्पताल बढ़ेंगे, तो क्यों नहीं स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी। केवल इतना ही आंकड़ा आप समझिए, 11 एम्स हुआ करते थे, आज की तारीख में 11 इससे ज़्यादा हो गए एम्स। पर एम्स की मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, वो तो बड़े अस्पताल हैं, कुछ विशेष रोगों के लिए हैं। लेकिन जो आम जनता से जुड़ी हुई जो मेडिकल कॉलेज है या सरकारी अस्पताल हैं, उनमें दुगने की वृद्धि हुई है 10 साल के अंदर, जो 67 साल में जितना इन्होंने बनाया था। लेकिन मनीष फिर यही भी बात अभी खत्म नहीं होती। जरा शिक्षा की बात कर लो, और शिक्षा एक आंकड़ा बताऊंगा बस, ज्यादा नहीं, कि 2014 तक हिंदुस्तान की जो 1000 यूनिवर्सिटी थी, वो दुनिया की जो 1000 यूनिवर्सिटी थी, उनमें 11 यूनिवर्सिटी भारत की थी, केवल 11। सोच लीजिए कितनी दयनीय दशा में हम थे कि दुनिया की 1000 यूनिवर्सिटियों में केवल 11 हिंदुस्तान की थी। आज की तारीख में 46 यूनिवर्सिटियां हैं, 46। तो उस संख्या में 4 गुने की वृद्धि की है प्रधानमंत्री मोदी ने, 11 चौको 44, और ये 46 यूनिवर्सिटी हैं। और ये निश्चित मानिए कि आने वाले जो अगले 10 साल हैं, ये संख्या बहुत बड़ी संख्या में आपको नजर आएगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम चल रहा है। और इसीलिए बिलबिलाए हुए, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को पिछले 67 साल में 2014 तक इन्होंने कम्युनिस्ट लफंगों का, कम्युनिस्ट वामपंथी लफंगों का, गुंडों का, मवालियों का, दंगाइयों का अड्डा बना दिया था शिक्षा संस्थान को,
यहाँ पे यही पलेंगे, यही बढ़ेंगे, यही यहाँ अराजक रहेंगे, शिक्षा का पूरा जो तंत्र है उसको ध्वस्त करेंगे। वो टीचर भी थे, वो प्रोफेसर भी थे, वो लौंडे भी थे जो पढ़ने वाले वहां पे थे, और वो सब मिलकर कैसा सत्यानाश कर रहे थे। 67 साल का इतिहास बताता है। पहले उन पर अंकुश लगा, और अब जो चेंज शुरू हुआ है तो वो आपको 10 साल पहले 10 साल में नजर आ रहा है कि जो 11 यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी 1000 यूनिवर्सिटी में, आज की तारीख में 46 हो चुकी हैं। और निश्चित मानिए कि अगले 10 साल में ये संख्या 46 नहीं 146 मिलेगी आपको। बिल्कुल। मुझे तो लगता है सर, ये जो अभी आपने सब्जेक्ट टच किया है, इस पे तो एक अलग विश्लेषण की जरूरत है कि कैसे वामपंथी गुंडों लफंगों ने इस देश को पूरी तरह से अराजक, इस देश को तबाही तय कर दी। और आज यही वामपंथी जो लफंगे गुंडे हैं, जो भारत के इस विकास में, जो ये जो आपने कहा ना कि वो हुआ जो सोचा ना था, इस हाँ उपलब्धि को भी एकदम से पूरी जमीदोज करने के चक्कर में रहते हैं। क्योंकि इनका खैरात बंद हो गया, ये पूरा हाँ खलियानों का गैंग जो प्रधानमंत्री के स्पेशल विमान में अय्याशी करते थे, विदेशी शराब हाँ पी करके, कहा जाता है कि वहां उन्हें रसियन लड़की चाहिए, जापानी चाहिए, जहां जो चाहिए वो भी इन्हें उपलब्ध कराया जाता, ताकि सरकार को उसी ढंग से पूरे ये बुढ़े बुढ़े जाते थे और अय्याशी करते थे विदेशी शराब लेकर के। आज भी यही वामपंथी गुंडे, ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस देश की, उसे भी जमींदोज करने के षड्यंत्र में। मुझे लगता है इसको तो अलग से समझने की जरूरत होगी, लेकिन पूरी तरह से समझे कि कैसे इस देश का शिक्षा और स्वास्थ्य, इस देश का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया। लेकिन फिर भी एक बड़ा फरेब है जो जारी है। और बताता हूँ। अब आता हूँ जरा जो वास्तव में क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, उस पर भी मैं बोला हूँ, लेकिन इसको जरा दूसरे तरीके से समझिए कि एक जो करंट टॉपिक पे आ जाता हूँ इसके ऊपर, कि अभी आपने देखा पहलगांव वाले मामले पर, उसके बाद भारत का क्या रुख रहा, कैसे मारा है पाकिस्तान को, जो डंका बजाया है, तो उसके पीछे क्या कारण है। और उसके पीछे कारण वही जो अब जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था आर्थिक स्थिति पे, कि मनीष जी 10 साल के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने हमारे देश की सेना को 12.5 लाख करोड़ रुपए दिए थे। कुल बजट जो था सेना का 12.5 लाख करोड़ था, और उसी में सेना का काम चलता रहा। और आपको ताजुब होगा कि ये जो 2014 के बाद जो 11 12 मान लीजिए, क्योंकि वाला बजट हो चुका है, कि 12 बजट में मालूम है आपको कितना पैसा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को। मनीष जी, वो जो सेना का बजट है वो 50 लाख करोड़, 49.75 लाख करोड़ रुपए। 4 साल में 12 लाख करोड़ दिए थे कांग्रेस ने, और उस सेना को प्रधानमंत्री मोदी ने 49.75 लाख करोड़ रुपए दिए हैं बजट के। ये अंतर है, और वो अंतर आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से सेना घुस के मार रही है पाकिस्तान को, और एक नहीं 4 बार मार रही है, और पाकिस्तान मार खा रहा है, लड़ने की औकात नहीं है उसकी। आज की तारीख में पूरी दुनिया में इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है। लेकिन इसमें एक और मनीष जी सबसे खास बात है कि ये हमारा डिफेंस सेक्टर कैसे मजबूत हुआ है, कि डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में 600 650 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ करता था। वो किताबी था, कागजी कह लीजिए आप। आज की तारीख में वो 24,000 करोड़ रुपए गए है मनी। तो कोई आप तुलना ही नहीं कर सकते कि जो 600 करोड़ था वो 24,000 करोड़, यानी 50 गुना ज्यादा बढ़ा है। और उसमें 60% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की है। लेकिन एक एक अभी मैंने निकाल के रखा कि जरा गौर करिए कि ये कहता है ना अधेड़ कि ये सब बेचे डाल रहा है मोदी सब बेचे डाल रहा है, और कुछ बचा नहीं है, सब बेच के रेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, सब बेच दिया। अब जरा उस पर आइए कि मैं डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ जो सबसे क्रिटिकल है। कि डिफेंस में हमारी 7-8 कंपनियां हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां उनकी बात कर रहा हूँ। और आप लोगों को ताजुब होगा मनीष जी कि क्या हुआ, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के सेक्टर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिफेंस आइटम बनाती है। ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये इसका जो है 23 मई 2014 को, जरा गौर करिएगा कैसे तरक्की की है। 23 मई 2014 को इसका जो शेयर था वो 16 रुपए 47 पैसे का था।
ये भाई गौर करिएगा, 16 रुपए 47 पैसे का शेयर दो, और 16 मई 2014, और आज मालूम है ये शेयर कितने का है? आज ये शेयर 383 रुपए 35 पैसे का है। 20 गुना ज्यादा वृद्धि है, 20 गुना ज्यादा वृद्धि। और ये कहता है कि ये मोदी पब्लिक सेक्टर को बेचे दे रहा है, और ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ा कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जाके देख लीजिएगा। और आइए दूसरा बताता हूँ, ये चौंकाने वाला है, भारत डायनामिक्स। ये भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, डिफेंस सेना के लिए हथियार बनाती है ये कंपनी। और इसका मनीष जी ये 23 मार्च मतलब मार्च 2014 में इसका जो शेयर था वो 194 रुपए का था, 194 रुपए का शेयर। और आज की तारीख वो शेयर जो है 1904 रुपए का है। 10 गुना वृद्धि, 10 गुना वृद्धि। ये डिफेंस सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर बता रहा हूं आपको। BEML ये भी डिफेंस सेक्टर के बनाती है हथियार, और ये तो चौंकाता है आपको बहुत बुरी तरीके से। इसका शेयर 17 अप्रैल 2014 को 395 रुपए का था, 395 रुपए 95 पैसे, 396 रुपए का मान लीजिए। 396 रुपए का शेयर, और 10 साल के अंदर डिफेंस के हथियार बनाने वाली कंपनी वो आज है 3705 रुपए, यानी 9-10 गुना ज्यादा। ये है प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कार्यकाल। और ये लाभ हुआ है जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो सरकारी संस्थाएं, आप सरकारी कंपनियां जिनकी आप बात कर सकते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ। BEML का हो गया। एक और है मझगांव डॉक शिपयार्ड। ये पूरी तरह से जो हमारे युद्धपोत है, नेवी के लिए काम करती है, नेवी के सामान बनाती है। इसका मनीष जी ये शेयर तो जिनके पास होगा वो, उनको मैं इस भारत का सबसे बहुत भाग्यशाली व्यक्ति मानूंगा। सुनकर चौंक जाएंगे भाई, है ना, कि जो सोचा नहीं था वो हुआ है। और किस तरह से, और ये जो इन शेयरों की जो पुरानी मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ये सोचिए कि कैसी दुर्गति कांग्रेस की महान अर्थशास्त्री सरदार की सरकार ने कर रखी थी। ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसका मनीष जी 20 नवंबर 2020 तब ये कंपनी आई ही लॉन्च हुई, तो 2020 में 92 रुपए का इसका शेयर था। और आज आपको मालूम है इसका शेयर कहाँ पे है? इसका शेयर है 3500 रुपए का, यानी करीब 36 गुना बढ़ा है, 36 गुना बढ़ा है। और ये डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी है। ये किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसको ये गाली देते हैं। इस पर आके कभी पाड़ा बहस करें, जरा आके सनसनीबाज बहस करें, बड़े आराम से बहस करेंगे तो इनके कपड़े उतर जाएंगे, भागेंगे, पागलों की तरह भागेंगे, क्योंकि पूरा झूठ का कारोबार इनका चलता है। बिल्कुल, इसीलिए ये षड्यंत्र लगातार सिलसिला जारी है कि एक 100 बार उस झूठ को बोलो ताकि उस झूठ को सच साबित किया जा सके। लेकिन ये आंकड़ों से, फैक्ट से, तथ्य के साथ जो आपने बताया, मुझे लगता है कि ये चिपकाने वाला है। और व्यूअर्स से कहूंगा, भले ही 1 घंटे का शो हो चुका हुआ है, लेकिन इसके साझा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कीजिए।